दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 30 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आर्टिकल 1, इंडिया स्टेट का संघ होगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज एंड तीसरा एक्वायर्ड एरिया, मतलब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो आपका आंसर होगा 2, इंडिया और भारत। ये भी आर्टिकल 1 से ही लिया गया है। अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे नए स्टेट का प्रवेश किया जा सकेगा, उसकी स्थापना की जा सकेगी। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम पहले एक देश था, चोग्याल वंश का वहाँ पे शासन था, तो उसको ना आर्टिकल 2A के तहत उसको ऐड किया गया था, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या होता है। स्टेट का डिवीज़न कर सकते हैं, एरिया को डिक्रीज़ कर सकते हैं, एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टेट के बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, और ये सारे काम करता कौन है? पार्लियामेंट करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आर्टिकल 4, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अभी आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ा होगा। जितने भी काम होते हैं ना, ये सारे के सारे काम कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। यानी कि डिवीज़न ऑफ स्टेट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसी की चर्चा आर्टिकल 4 में की गई है। लेकिन पार्लियामेंट कर तो सकती है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 4 में की गई है। आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग पर इंडिया की सिटीजनशिप। ये अभी की बात नहीं है, ये 1950 की बात है। आर्टिकल 6 ये कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको सिटीजनशिप कैसे मिली थी, यहाँ उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान जाकर वापस इंडिया लौटते हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिली, यहाँ उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 8, इसका मतलब ये हुआ भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब आज़ादी के बाद भारतीय मूल के व्यक्तियों की सिटीजनशिप के संबंध में बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब यदि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने इंडिया की नागरिकता ले रखी है, लेकिन अगर साथ में वो किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उस पर्सन की इंडिया की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 के बारे में बात करते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। आर्टिकल 11, नागरिकता संबंध कोई भी विधि संसद बनाएगी, मतलब कोई भी कानून होता है ना, मतलब नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो कौन बनाएगी भाई साहब? वो बनाएगी पार्लियामेंट। और संसद जो कानून बनाती है ना सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो बनाती है सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से। और सबसे पहले ये बना था 1955 में। अब तक में टोटल 6 बार ऐसा कानून बन चुका है, मतलब कानून नहीं, ऐसा सिटीजनशिप एक्ट बन चुका है। सबसे पहले बना था 1986 में, उसके बाद 1992 में, फिर 2003 में, उसके बाद 2005 में, फिर 2015 और 2019। 2019 में आपने सुना होगा CAA, सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ये 2019 में बना था। आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई भी ऐसा कानून बनता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स उसकी अवहेलना की जाती है तो वो अपने आप रद्द हो जाता है। आर्टिकल 13 में इसी की बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 होता है विधि के समक्ष समानता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे अब किसी बंदे ने कोई क्राइम करा, अब उसको जो सरकार या कानून जो सज़ा देती है तो उसके एज के अकॉर्डिंग देगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसमें आखिर होता क्या है। आर्टिकल 14 को 2 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस बेसिस पे? सबसे पहला कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता।
जैसे अब कोई बंदा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में सभी बराबर होंगे। किस किस बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले कास्ट के बेसिस पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही सेक्स के बेसिस पे, ना ही ओरिजिन के बेसिस पे, ना ही बर्थ प्लेस के बेसिस पे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही रेसिडेंस के बेसिस पर, और उद्भव के बेसिस पे। उद्भव का मतलब हो गया वंश क्रम के बेसिस पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है, मतलब अस्पृश्यता, मतलब क्या होता था पहले के टाइम पे, छुआछूत होता था। तो आप सबको पता होगा छुआछूत क्या होता है। तो आर्टिकल 17 में इसी की बात की गई है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा ठाकुर है या कोई बंदा यादव है तो अपने नाम के आगे वो यादव लगा सकता है, लेकिन कोई शख्स अपने नाम के आगे महाराजा नहीं लगा सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, आर्मी हो गया, और भी कुछ एक्सेप्शन है। आर्टिकल 19 वाक की स्वतंत्रता। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, इसको 7 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 19 1A राइट टू स्पीच यानी बोलने की आज़ादी। 1B सभा करने की आज़ादी। 1C यूनियन या दल बनाने की आज़ादी। 1D घूमने की आज़ादी। 1E निवास की आज़ादी, मतलब आप इंडिया में कहीं भी जाके रह सकते हो। 1F संपत्ति की आज़ादी, अब इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 19 1G रोजगार करने की आज़ादी, आप इंडिया में कहीं भी कुछ भी रोजगार कर सकते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर किसी अपराधी ने एक क्राइम किया है तो एक ही क्राइम के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, और किसी भी आरोपी को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। इसमें क्या होता है कि पर्सनल लिबर्टी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नहीं मार सकते हैं आप। अगर कोई शख्स है वो समाज में रह रहा है और आपका मन करा कि भाई जाकर उसको ठोक दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यह आर्टिकल 21 की अवहेलना हो जाएगी। एक होता है आर्टिकल 21A, इसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होता है। इसे 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में ऐड किया गया था। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे पास के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। ये हर व्यक्ति को प्राप्त है। इसमें मानव तस्करी की बात की गई है, मतलब मानव तस्करी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप किसी से भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। अगर सामने वाले इंसान का मन नहीं है काम करने का तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। और अगला होता है काम के बदले पैसे प्राप्त करना। यदि आप कोई काम करते हो तो आपको पैसे मिलने चाहिए। ये सारी बातें आर्टिकल 22 में कही गई है, आर्टिकल 23 में कही गई है। आर्टिकल 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हो, ऐसा आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि इंडिया का कोई भी शख्स आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। मतलब यदि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम बन सकते हो, यदि आप मुस्लिम धर्म को मानते हो तो आप हिंदू बन सकते हो। इसमें कोई मनाही नहीं है, और व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। कोई भी इंसान फास्टिंग रख सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये आम लोगों के लिए नहीं होता है, ये संस्था के लिए होता है। जैसे आप यदि जम्मू कश्मीर गए हैं, वहाँ पे वैष्णो देवी है, तो उनका एक साइन बोर्ड होता है। वैष्णो देवी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, बट होता है, साइन बोर्ड करके होता है। तो उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि आप हमें टैक्स दो या आप हमें ये दो, कुछ नहीं कर सकती है। वो सारा का सारा काम ट्रस्ट का होता है। तो ये आम लोगों के लिए नहीं होता है। आर्टिकल 26 इसमें उसी की बात की गई है। आर्टिकल 27 इंडिया में ऐसे टैक्स देने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता जो किसी विशेष धर्म पे किया जा सके। अब जैसे कोई मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपसे सरकार ये नहीं कह सकती कि हाँ आप टैक्स दो, मतलब मंदिर के लिए टैक्स दो। ऐसा कोई आप पे कोई फोर्स नहीं है। अगर आपकी मर्जी है आप दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते हो। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये होता है
अगर किसी जगह धार्मिक एजुकेशन दी जा रही है तो आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ आपको बैठ के देखना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। अगर उसकी मर्जी है तो वो वहाँ बैठ सकता है। आर्टिकल 29, इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक उनको बोलते हैं जिनकी संख्या कम होती है, तो ये अल्पसंख्यक को अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के लैंग्वेज, लिपि या कल्चर को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं वो किसी भी भाषा से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ये उनको ऐसा आर्टिकल 30 में बताया गया है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आर्टिकल 15, 16, 19, 90 का 1A, 19 1B, 29 और 30, ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। मतलब अगर कोई बंदा बाहर से आता है, लाइक वो बांग्लादेश से आ रहा है या श्रीलंका से आ रहा है, तो उन सबको ये आर्टिकल्स की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। मतलब इन सब आर्टिकल्स में जो भी मैंने आपको बताया है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होगा, बाहर के लोगों के लिए नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 30, वो भी एकदम शॉर्ट में, मतलब 10 मिनट के अंदर आपके 30 आर्टिकल क्लियर और आपको पता भी नहीं चला। तो ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम, मतलब अभी ग्रुप डी आने वाला है और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्यास से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।